हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड दिस इज योर अंजना मैम। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। एज यू नो कि एग्जाम आ चुका है, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बन सकते हैं हम उसकी क्विक रिवीजन लेने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। अब आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है, डील्स विद द फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जितने भी फाइनेंसेस आ रहे हैं, मतलब कि पैसा आ रहा है, उसको रेगुलेट करने का काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का। दैट डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट के। कितना पैसा है वो स्टेट के पास जाएगा और जो सेंटर है कितना पैसा एलोकेट करेगी, ये सारी गाइडलाइंस या हम बोलते हैं कि कौन देगा? फाइनेंस कमीशन देगा। तो इसमें बात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, तो हम इसका आंसर देखेंगे। फाइनेंस कमीशन की ही बात किसमें की गई है? आर्टिकल 280, ठीक है। तो आर्टिकल 280 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, वेयर इज द ताज महोत्सव हेल्ड। अब ताज महोत्सव है, तुम्हें पता होगा कि ताज महोत्सव ताजमहल के ही पास होगा, तो आंसर इसी में ही हमें दिख जाएगा। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है नियर द ईस्टर्न गेट ऑफ ताजमहल, ठीक है। इन फतेहपुर सीकरी ना, फतेहपुर सीकरी तो नहीं होगा, ठीक है। इन आगरा फोर्ट के अंदर, और फिर है नियर द वेस्टर्न गेट ऑफ द ताजमहल। तो अब ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है, तो मैम अब क्या करें? तो जो ताज महोत्सव है वो वेस्टर्न गेट ऑफ द ताजमहल में क्या किया जाता है? हेल्ड हुआ था। इसमें क्या होगा? ये मेला टाइप लगता है, और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जैसे लाइक कोई क्राफ्ट वर्क है या कोई और चीजें हैं, यहाँ पे लाई जाती हैं कि सब देख सके, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स आते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग घूमने आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज नियर द वेस्टर्न गेट ऑफ द ताजमहल। अब है चैतन्य महाप्रभु। अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा लिया। वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट। अब पूछा गया है सेक्ट के बारे में। एक होता है रिलीजन, मतलब किस धर्म से थे। अब होता है, इसमें पूछा गया है सेक्ट। सेक्ट का मतलब है रिलीजन के अंदर ही डिवीजन है। जैसे आपने देखा होगा हिंदू रिलीजन है, सॉरी, उसमें क्या है? शैविज्म है कि शिव को मानने वाले, वैष्णविज्म है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जो दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा माँ को मानते हैं, तो क्या हो गए कि अलग अलग डाइटीज को फॉलो कर रहे हैं, तो अलग सेक्ट बन गया है। ओके, अब ऐसे ही मुस्लिम में देखा होगा सियाज होते हैं, सुन्नीस होते हैं, तो इनके भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है वैष्णविज्म। वैष्णविज्म क्यों है? क्योंकि जो इनका कंसेप्ट था वो राधा, लाइक जो कृष्ण है उनके फॉलोवर थे, और वो किसके रूप स्वरूप है? वैष्णविज्म। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। दोबारा से आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आर्टिकल क्या होते हैं, तो मैं बता देती हूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान है, उसमें कुछ पार्ट होते हैं और कुछ आर्टिकल होते हैं। पार्ट मतलब भाग, आपने सुना होगा, ठीक है। और दूसरा है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 22 पार्ट्स हुआ करते थे, ठीक है। बट अब कितने हैं? अभी प्रेजेंट में, ये है प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब ये नहीं है मैम 23 पार्ट कौन सा था या 24 पार्ट कौन सा था, नहीं बच्चा।
23, 24, 25 नहीं है, इन टोटल 25 है। जैसे 4 है, 4 पार्ट है, 4 का सब क्लोज बना दिया ए। ऐसे 9 है, 9 का ए, 9A 9B, तो हम उसको काउंट करेंगे तो 25 ही जाएंगे, 23 कोई भी पार्ट नहीं है। जब हम उसको सम अप करते हैं देन टोटल 25 पार्ट्स हैं। अब आर्टिकल क्या है, हमने देखा कि ये 450 प्लस है, और इसमें भी हम हर एक आर्टिकल याद नहीं करते हैं, कुछ लिमिटेड हैं जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को ही पूछ लिया जाता है। अब बात तो हुई है, अब देखो ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि अब आपने देखा होगा अभी सितंबर में इलेक्शन हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के। पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। उन्होंने अपने उनका हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब रिजाइन दिया है तो न्यूज में बनेगा, और न्यूज में बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि किस लिए उन्होंने रिजाइन किया, ठीक है, हेल्थ कैसी थी ना। क्वेश्चन आएगा कि कैसे उसको हटाया जाता है, कौन सी प्रोविजन से उसको इलेक्शन होते हैं, कौन उसको ओथ दिलवाता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें बोल रखा है डील विद द प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन, क्वालिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को के जो प्रोसेस है कहाँ पे लिखे हुए हैं, तो अब मैं बता देती हूँ। जो इसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन प्रोसेस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय proportional representation by means of single transferable vote by secret ballot paper। अब आप वोट करने जाते हो, ठीक है, आपने थंब लगाया और मशीन से आवाज आई बीप की, और साइड में एक पर्ची निकलती है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इस तरीके से नहीं होता, उसका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जैसे आप क्या करते हो, प्रेफरेंसेस देते हो कि मैं फर्स्ट पे ये खाना चाहूंगा, ठीक है, सेकंड पे मैं ये खाना चाहूंगा। फर्स्ट पे आपने लिख दिया कि फर्स्ट पे तो मुझे पिज्जा चाहिए, सेकंड पे मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए, थर्ड पे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। क्या है, ये प्रेफरेंसेस हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए। इसका मतलब है कि आपने एक चीज ऑप्ट नहीं की, आपने मल्टीपल चीजें ऑप्ट की, मतलब आपने प्रोपोर्शन दिखाया है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसलिए ही बोला गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कि जो वोटिंग होगी ऐसे नहीं है एक पर्सन को वोट दिया है, मल्टीपल लोगों को वोट देते हैं कि मैं पहले पे इस पर्सन को वाइस प्रेसिडेंट बनना देखना चाहता हूँ, सेकंड पे मेरी प्रेफरेंस ये है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, तो ऐसे लिस्ट होती है। तो इसमें बोला गया है बाय सीक्रेट बैलेट पेपर, यहाँ पे कोई ईवीएम नहीं होता, सीक्रेट आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पर आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी होंगी। तो क्वेश्चन में पूछा जाए तो कौन सा प्रोसेस होता है, दिस वन, क्योंकि अब ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसी ईयर क्या हुआ है, इलेक्शन हुआ है। अब है क्वालिफिकेशन क्या होती है कि इसकी कितनी एज है। सबसे पहले बोला जाता है कि ये इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए। एंड रिमूवल कैसे होगा, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान को ना माने। तो देख लेते हैं आंसर क्या है, आर्टिकल 63 to 71, ठीक है, इसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ईयर मतलब हर साल, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन हमें कैसे फॉरेन में अपनी ट्रेड करना है, वैसे पॉलिसीज। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि न्यूज में पूरे टाइम क्या रहा है, ट्रंप रहा है, उसने आज इतना टैरिफ लगा दिया, आज इतना टैरिफ लगा दिया। अब इंडिया क्या कर रही है, रशिया से फिर ऑयल खरीद रहा है कि लगाई जाओ तुम टैरिफ। तो ये पूरे टाइम न्यूज में रहा है। तो देखते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो कौन सी मिनिस्ट्री है वो डिक्लेयर करती है। अब देखो यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है और फॉरेन अफेयर्स की बात है ना, ठीक है, इसी में ही मतलब हम देख रहे हैं जो ये 5th क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है इसी में ही आंसर छुपा हुआ है, ऑप्शन में आप देख सकते हैं। फर्स्ट है होम अफेयर्स ना, इंफॉर्मेशन ना। अब आते हैं, एक तो एक्सटर्नल
अफेयर्स, दूसरा है कॉमर्स। अब एक्सटर्नल अफेयर्स देखो, फॉरेन की बात हो रही है तो शायद आपको लगे कि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री आ सकती है, बट ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड की बात कर रखी है ना, तो एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो हम देखेंगे कि आंसर भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि जो व्यापार का काम है, ट्रेड का काम है, वो ये ही मिनिस्ट्री करेगी, अब फॉरेन नहीं देखेगी, क्योंकि ट्रेड फॉरेन से ही तो होता है, इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंटर कंट्री भी हो सकता है, मतलब स्टेट स्टेट के बीच में और एक कंट्री है दूसरी कंट्री के बीच में। तो इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट सिविलियन स्पेस टूरिस्ट, मतलब ये एस्ट्रोनॉट नहीं है, ठीक है, मैं बोल देती हूं कि ये क्या है, एस्ट्रोनॉट नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल पर्सन, और इसी को ये हम क्या बोलते हैं, सिविलियन। वैसे हम भी क्या हैं, वी आर द सिविलियन, ठीक है। तो ये कहाँ पे गया है, ये स्पेस में गया है। अब पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन कौन है, तो हम देख लेते हैं कि आंसर क्या है, गोपी चंद टोकाकुरा। नेक्स्ट वन, which of the following released the fourth edition of SDG India's Index 20, अब इसमें 2023 है, अब क्या पूछ लिया जाएगा कि एडिशन, SDG सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एस यही लिखा गया है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखो, इंडिया है, इंडिया ने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की है कि हम भी अपनी जो डेवलपमेंट करेंगे सस्टेनेबल तरीके से करेंगे। तो हम कितने गोल्स हैं, टोटल 17 गोल्स हैं कि हमें ये अचीव करना है। जैसे अपनी एनर्जी को बहुत क्लियर एनर्जी, ग्रीन इन्वायरमेंट देना है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर करना है, पॉवर्टी रिडक्शन करनी है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देना है, कुछ ऐसे हमने गोल्स सेट कर रखे हैं। और कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। ओके, तो इसमें बोला गया है कि फोर्थ एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ठीक है, तो कौन सी कौन सी बॉडी है। अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बाद अब देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ही आंसर छुपा हुआ है, रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, क्राइम का कोई काम है यहाँ पे ना। अब है बैकवर्ड क्लास, क्या हमें सिर्फ बैकवर्ड लोगों की ही डेवलपमेंट करनी है, नहीं, ठीक है। देन वुमेन, सिर्फ वुमेन को ही लेके आए ना, तो ये कौन करती है, नीति आयोग, कि हमें क्या करना है, पूरे अपने इंडिया को ही चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो कौन सी है, नीति आयोग। और नीति आयोग की अब फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि क्या है, तो देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। और मैं ये भी बता देती हूँ आंसर इस नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, तो जो ये नीति आयोग है इसके चेयरमैन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब कौन है, नरेंद्र मोदी है, मैं बोलती हूँ चेयरमैन, ठीक है। और नीति आयोग अब बना है, इससे पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि हम अपने आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं, तो डेवलपमेंट की बात होती थी, आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान्स, ठीक है। ये अपनी आने वाले 5 साल के लिए डिसाइड कर लेते थे कि हमें ये चीज करनी है। और अब क्या है, अब है नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन हट चुका है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, अब कमेटी के बारे में पूछा गया है, suggested that the duty to pay tax should also be a fundamental duty। अब बच्चा देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा संविधान है,
उसमें लिखा हुआ है कि हम क्या देंगे, इंडिया को कुछ फंडामेंटल राइट देंगे। अब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले 7 हुआ करते थे, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। अब मैं ये भी बता देती हूँ कि हमारे पास कौन से फंडामेंटल राइट हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। फोर्थ है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये पहले था, अरे मैं भी फ्लो में सीरीज में नहीं लिखे, यहाँ पे है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट में ऐसे लिखती हूँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये मत बोलना मैम गलती, कल स्पेलिंग लिख दी, एक्सप्लॉयटेशन, दीज आर द एब्रीविएशन, ठीक है। अब है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल ऐसे लिखा है बेटा, एजुकेशनल राइट्स, ठीक है। और अब आता है 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या बोला जाता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी आत्मा है, ठीक है। तो ये क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। और ये आर्टिकल भी बता देती हूँ, आर्टिकल 32। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये डील करते हैं आर्टिकल 12 to 35, ओके। तो अब हमने फंडामेंटल राइट हमारे पास हैं, तो गवर्नमेंट का कहना ये था कि इन लोगों को हम राइट दे रहे हैं, बदले में हमें क्या देना चाहिए, इनको फंडामेंटल ड्यूटीज की, हम इनको ड्यूटीज असाइन कर रहे हैं और इनको ये निभानी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या दे रखे हैं, कुछ राइट्स दे रखे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब नहीं थी, ठीक है, इसको बाद में एड ऑन किया गया है। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, तो मैं आंसर ही बता देती हूँ कि फंडामेंटल राइट ड्यूटीज है, उसके लिए कमेटीज बनी थी, और किस कमेटी ने बोला था कि टैक्स देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, पर ये माना नहीं गया। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है अभी 11 है, ठीक है, तो कौन सी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, और इसने बोला था कि टैक्स देना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है ड्यूटी टू पे टैक्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितनी है, 11 है, ठीक है। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये आप मुझे बताओगे, विच एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था, एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, के लिए मैं ये CAA लिख रही हूँ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जोड़ा गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक। अब आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे आसपास की ही पड़ोसी देश हैं, क्योंकि क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, तो बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल की आसपास की टेरिटरी है, जैसे कि इंडिया हो गया। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है, और बांग्लादेश है, बी से स्टार्ट करते हैं, बिम्स्टेक। ठीक है, बांग्लादेश, BIM, M से म्यांमार, S से श्रीलंका, T से थाईलैंड। अब देखो ये तो आ गई, और इसके बाद क्या रह गई, नेपाल एंड भूटान। तो ये 7 कंट्रीज किसका पार्ट है, बिम्स्टेक का पार्ट है, और बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल मतलब बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में कोई भी दिक्कत आएगी, ये सारी कंट्री मिलेंगी, कोऑपरेशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगी, मतलब कि इकोनॉमिक चीजें भी, ट्रेड भी आपस में बढ़ेगा, और कोई दिक्कत आती है उसको भी ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री ने फर्स्ट बिजनेस समिट को होस्ट किया था, तो आंसर इज इंडिया, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फर्स्ट सेशन टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, की कौन से, मुंबई, लाहौर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद, कहाँ पे फर्स्ट जो मीटिंग है, फर्स्ट सेशन है, वो हेल्ड किया गया था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कब बनी थी, 1885, और इसके फाउंडर कौन थे, A.O. ह्यूम। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ब्रिटिशर नहीं है ना मैम, ये तो ब्रिटिशर लग रहा है, और इसने INC को बना दिया। हाँ जी, ठीक है, तो कौन थे ये, A.O. ह्यूम थे, और इन्होंने ही इसको फाउंड किया था, और इसमें जो इंडियंस थे वो मेंबर्स थे। तो फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, दैट इज इन बॉम्बे। ओके, नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवल। ग्रेट इंडियन नॉवल एक बुक लिखी गई है, ठीक है, और ये पर्सन आज भी है। ठीक है, और न्यूज में आपने बहुत बार सुना होगा, तो ये कौन है, शशि थरूर। ओके, नेक्स्ट वन, शशि थरूर इज द राइट वन। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक बुक लिखी है, बुक रिटन बाय S. जयशंकर। S. जयशंकर कौन है, हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, इन्होंने भी एक बुक लिखी है, तो आप मुझे बताओगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना और कमेंट करना, कमेंट करोगे तो याद रहेगी, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया देन। ठीक है, विच आर्टिकल, अब देखो आर्टिकल से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन। अब मैं बताती हूँ इमरजेंसी क्या होती है। अब देश में कोई भी चीज हो गई, ठीक है, जस्ट लाइक युद्ध हो गया, तो क्या होगा, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। अब आपने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है, जो पाकिस्तान से लगने वाले स्टेट थे वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। अब इमरजेंसी भी 3 तरीके की होती है। ठीक है, सबसे पहले है, अरे कोई बात, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ये पूरी कंट्री में भी लग सकती है और एक छोटे पार्ट में भी लग सकती है। तो इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 352। ठीक है, दूसरी होती है, इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, या फिर प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, कि अब जो स्टेट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, और अब कौन रूल करेगा, प्रेसिडेंट रूल करेगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे
स्टेट में ऐसी सरकारें होती हैं जो अपना काम नहीं करती या उनकी जो सरकार है वो गिर जाती है, ठीक है, तो अब सरकार को कौन चलाएगा? एकदम तो नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, एकदम से इलेक्शन नहीं होंगे, तो उस टाइम पे वहां पर क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की चलेगी, मतलब सेंटर की चलेगी उन स्टेट्स में। तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 356 और एक और आर्टिकल है 365, ठीक है, देख लो, वाइस वर्सा है, ये दोनों है। फर्स्ट तो ये है कि जो स्टेट है वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो वो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। और दूसरा है कि सेंटर ने कुछ बोला है और वो सेंटर की बातों को नहीं मान रही है तो भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी है कि देश में पैसे की कमी हो गई है और पैसे की कमी होने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, जो कि इंडिया में आज तक नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी बहुत बार लग चुकी है, ऐसे ही स्टेट इमरजेंसी भी बहुत बार लग चुकी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी, ठीक है, सबने सुना होगा, वो कौन सी थी? नेशनल थी या स्टेट थी? आप मुझे बताओगे, ठीक है, सुना तो होगा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है, जो अपोजिशन है, मतलब जो रूलिंग अभी जो बीजेपी है वो बोलती है ना कि इन्होंने तो इमरजेंसी लगा दी थी। तो मेरा क्वेश्चन आपसे कौन सी थी? अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, ये आर्टिकल 360, इसमें बोला गया है कि इफ देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको बिना सैलरी के या कम सैलरी के भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, बट ये आज तक इंडिया में नहीं लगी है और होपफुली आगे भी ना लगे क्योंकि अब हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी में ही क्या है? इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन कौन सी है? अब मैंने बता दिया है, 324 दिख रहा है ना, 352 यस मैम दिखा, ये रहा, 368 ना, 370 ना, ठीक है, 370 कहां से था? जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस दे रखा था ना, जो 2019 में हटा दिया गया था कि अभी जम्मू एंड कश्मीर कोई स्पेशल नहीं है। आर्टिकल 352। अब हु इज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? अब पहले आर्टिकल पूछ रखा था कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, अब क्या पूछ लिया गया है कि कौन हु इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो इनमें से कौन चेयरमैन है, कौन लीड करेगा? सबसे पहले है वाइस प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, थर्ड है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, की कोई एक ऐसा बंदा जिसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हम आंसर देखते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कि ये कौन है? कि ये प्रेसिडेंट अपनी विल से, अपने डिजायर से एक पर्सन को यहाँ पे क्या कर देगा? अपॉइंट कर देगा, ठीक है, एंड he or she will act as the chairman of the finance commission. नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, अब मैं दो चीजें बताती हूँ, एक तो होता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरा होता है कैग। दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं इसलिए बता रही हूँ बेटा। दूसरा है कैग। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप देखते हो कि कोई भी है, ठीक है, वो सरकार के अगेंस्ट केस ठोक देता है ना, मतलब केस कर देता है, केस फाइल कर देता है, ठीक है। जैसे आपका फंडामेंटल राइट हैम्पर हो गया, ठीक है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, आपको स्पीच बोलना नहीं दिया जा रहा, आप अपने कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसका मतलब है आपके जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो इन्फ्रिंज हुए हैं, ठीक है। आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपने अब आप जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, किसके अगेंस्ट जा रहे हो? गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा कानून लेके आई है, तो अब आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे। अब जो सरकार है, सरकार से कौन आएगा? ऐसे तो नहीं है कि मोदी साहब आ रहे हैं कि तुम्हारे
तुमने मेरे अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है तो मैं आता हूँ, ना ना, कौन आता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट का लॉयर है, या जो लॉयर की पोजीशन है सबसे बड़ी ये पोजीशन है। ठीक है, अब आता है कैग। कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर। अब आंसर आपको इसी में दिख रहा होगा, ऑडिटर। ऑडिटर मतलब ये क्या करेगा? ऑडिट करेगा, ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑडिट द अकाउंट्स। अब आपने सुना होगा कि XYZ कोई भी सरकार थी, ठीक है, वो हट गई, उसके बाद दूसरी सरकार आ गई। अब जो पहली वाली सरकार है उसने कोई घोटाले कर दिए, ठीक है, और घोटाले कैसे, कौन निकालता है? ये इसकी, इसने घोटाले किए हैं, वो होता है कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर हम देखते हैं जो ये पर्सन है, ये पार्टी है, इसने घोटाला किया और फिर अब इसको कहाँ जाना पड़ेगा? जेल में। ठीक है, तो ये घोटाले कौन निकालता है, कौन जनता के सामने लेके आता है? तो कैग। और इसको ही बोलते हैं गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, जो हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, टैक्स की फॉर्म में। हमें कैसे पता वो सही हाथों में जा रहा है या नहीं? कैग देखते हैं, ठीक है, कि वो पैसा ठीक जाना चाहिए। जितने भी घोटाले हैं वो ये पकड़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड कौन से आर्टिकल के बीच? तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कौन अपॉइंट करता है इसको? तो प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो देख लेते हैं आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 76। ठीक है, नेक्स्ट। अब हेडक्वार्टर पूछ लिया गया बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक अभी पढ़ाया था ना, क्या था? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड, क्या था? तुम मुझे बताओ। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत या पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजन? अब हम देखते हैं जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। फंडामेंटल राइट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो मतलब ये एड ऑन किए गए हैं, तो ऑप्शन इन्हीं में से यही आंसर होंगे। तो हम देखेंगे कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे डील कर रहा है और ये कब आया था? 1992। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस ईयर में आएगा, ठीक है, या किस ईयर में आया था, सॉरी 1990 दे दिया जाएगा, 1992, 1994, 1996। तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये किससे डील कर रहा था? पंचायती राज, पंचायती राज। अब एक और क्वेश्चन बनता है ऑप्शन से ही, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये किससे डील करता है? दिस इज म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, और एक और क्वेश्चन बता देते हूं, जो पंचायती राज है सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा था? फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम कौन था? राजस्थान। और राजस्थान में भी नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सबसे पहले ये इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कैग पहले ही समझा दिया है और इससे क्वेश्चन भी बन गया है ना, मतलब क्वेश्चन तो आ रहे हैं। कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट। बेटा एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपको डाउट आ रहा है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी अपॉइंटमेंट आ जाए, ठीक है, और सीनियर लेवल का आ जाए कि बढ़िया तगड़े लेवल का है, ठीक है, तो जो आंसर होगा उसका प्रेसिडेंट ही होगा। अब जैसे पीएम है, पीएम को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर है, गवर्नर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी, जो टॉप जजेस है उसको बोलते हैं सीजीआई, उसको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ये है
फाइनेंस कमिश्नर, ठीक है, इसको भी इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी पोजीशन है कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑप्शन दिखे तो टिक लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। अब है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब हम आजाद कब हुए थे? 1947 में हमें क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस। अब 1857 में हमें क्या क्या हुई थी? फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस, बैटल फॉर इंडिपेंडेंस, और इससे 100 साल पहले की बात की गई है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। अब हमने सुना है ना, जो ब्रिटिशर हैं 200 साल राज किया था, तो इसमें बोला गया है जो बैटल ऑफ प्लासी है उसी से ही वो एंटर करते आए थे, मतलब पॉलिटिकल होल्ड उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो हम देखते हैं 1757, ओके। इसके 100 साल बाद क्या हुआ था? हमने लड़ना स्टार्ट कर दिया था, और उसके भी 100 साल बाद हमें आजादी मिली थी, ओके। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर इज राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इन्होंने ही जो सती है उसको कंडेम्ड किया था कि सती अबॉलिश होनी चाहिए, ठीक है। और कब? 1829 और 1830, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन। अब मैंने बता दिया है नीति आयोग से पहले क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो देख लेते हैं, वॉज रिप्लेस्ड बाय विच बॉडी? डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और इसने बोल भी दिया कि कब इसको रिप्लेस किया गया है, 2015 में। तो हमें इसका आंसर पता है ना, क्या है? नीति आयोग। और इसका चेयरमैन कौन है? मैंने बताया था, कमेंट में बता दो, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, डोंट वरी। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट मैंने भर भर के आने चाहिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। मैं सबके कमेंट चेक करूंगी, एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।